दोस्तों, बहुत दिनों से मैं इस कोशिश में था कि 2022 का जो यूपीएससी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर आए थे वो आप लोग के साथ डिस्कस करूं। लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज और कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहा था और क्लासेस भी रेगुलर हो रही थी। तो आज वक्त मिला है, टुकड़ों में ही सही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 आपको पूरा डिटेल के साथ बता सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, आंसर दिस क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। so the question is, public management takes what and why from public administration and how from business management? Elaborate. लोक प्रबंध लोक प्रशासन से क्या और क्यों तथा व्यवसाय प्रबंध से कैसे लेता है, विस्तार से समझाइए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से समझना है कि क्या पूछा गया है। पब्लिक मैनेजमेंट टेक्स व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट एंड व्हाई, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों। तो ये आपको समझना जरूरी है। व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों। व्हाट मीन्स सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट। यानी विषय वस्तु, विषय वस्तु। क्यों इज ऑब्जेक्टिव, पर्पस। ऑब्जेक्टिव, पर्पस यानी उद्देश्य क्या है, लक्ष्य। तो पब्लिक मैनेजमेंट टेक्स व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से व्हाट एंड व्हाई लेता है, दैट इज the subject matter and content is taken from public administration and the objective and purpose is taken from public administration. So what is the subject matter and content? The subject matter and content of management is post corp as suggested by Gulick. तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुलिक का सिद्धांत था पोस्ट कॉर्प। अब पोस्ट कॉर्प में उन्होंने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। यानी कि नियोजन, भर्ती, समन्वयन, संगठन निर्माण, निर्देशन,
प्रतिवेदन एवं वित्तीय। So these are the subject matter and content which is taken by public management from public administration, and how from business management, how is methodology, कैसे का मतलब हो गया methodology, या modus operandi, यानी कार्य को करने की प्रक्रिया क्या हो, तरीका क्या हो, प्रक्रिया या तरीका. So you have to explain in this question that what and why are taken from public administration in public management, and how it is done, the processing, the methodology, the modus operandi. If you write about this in detail, it becomes your full answer. And since this answer is to be written and the term elaborate is used, so you have to explain it in detail. तो आपको विस्तार से उसकी व्याख्या कर देंगे. अगर आपने विस्तार से गुलिक के पोस्टॉर्प के प्रिंसिपल को आपने डिफाइन कर दिया और उसके बाद उसके प्रोसेस को कि कैसे करते हैं, क्योंकि जो वाई है वो है पब्लिक वेलफेयर, पीपुल्स वेलफेयर. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज पीपुल्स वेलफेयर. जन कल्याण. So how to maximize people's welfare and to reach the benefits of the government schemes to the targeted beneficiaries is the purpose, so as to maximize people's welfare. This is what you have to write in this answer, and therefore if you write about this you will be able to complete this answer in a very good form. तो अगर आपने ये लिख लिया कि लक्षित समूहों तक जन कल्याण करने वाली योजनाएं कैसे पहुंचे, तो आपका ये उत्तर पूरा हो जाएगा. अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक मानवीय संगठन व्यवस्था 1 से प्रारंभ होकर अंततः व्यवस्था 4 पर समाप्त होता है. लिकर्ट के कथन पर टिप्पणी की. Every human organization shall start from system 1 and ultimately end up with system 4. Comment on Lickardt's statement. तो जैसा कि मैंने आपको क्लास नोट्स में दिखाया था, ये अगर आप मेरे क्लास नोट्स पढ़ें तो आपको क्वेश्चन 1 को भी करने में भी आसानी होगी. आप आराम से क्वेश्चन 1 कर पाएंगे, उसका पूरा उत्तर बेहतर तरीके से लिख पाएंगे. और अगर आप क्लास नोट्स को आगे पढ़ते हैं तो जब हम थिंकर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसमें जिन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें एक है रेंसिस लिकर्ट. तो रेंसिस लिकर्ट ने 4th सिस्टम थ्योरी दी, और चूंकि कमेंट पूछा गया तो कमेंट का मतलब होता है 3 थिंग्स: कंपेयर, क्रिटिसाइज एंड कंक्लूड. These 3 C's. तो जहां पर भी टिप्पणी करने के लिए पूछा जाए तो आपको उसमें अपने किसी से तुलना करनी है. दूसरा, अगर संभव है तो उसकी आलोचना अगर हो सकती है तो करनी है. और तीसरा, उसका एक निष्कर्ष निकलना है. अगर आप ये 3 काम कर रहे हैं तो टिप्पणी हो जाती है. तो रेंसिस लिकर्ट का मानना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3
और सिस्टम 4 इन 4 प्रणालियों से मिलकर बनता है। प्रणाली 1, प्रणाली 2, प्रणाली 3 और प्रणाली 4। प्रणाली 1 जो है वो क्या है, वो डेस्पोटिक, ऑटोक्रेटिक है, यानी कि सिस्टम 1 इज डेस्पोटिक एंड ऑटोक्रेटिक, तानाशाही और राजतंत्री। whereas system 2 is benevolent aristocracy, benevolent aristocracy और benevolent despotism, benevolent despotism। यानी उदारवादी, राजतंत्रीय या उदारवादी निरंकुशताशाही या उदारवादी तानाशाही। और सिस्टम 3 आ जाता है तो उसको कहते हैं लोकतांत्रिक। सिस्टम 3 इज डेमोक्रेटिक एंड सिस्टम 4 इज पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव, सहभागी। So according to Likert, an organization moves from system 1 to system 2 to system 3 to system 4 with the passage of time. This is how it moves in this direction. तो कोई भी संगठन, जब आप लिकर्ट की ये प्रणाली सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि इस 4 प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहले वो तानाशाही राजतंत्री होता है, फिर उदारवादी राजतंत्री होता है, फिर लोकतांत्रिक हो जाता है और अंततः सहभागी हो जाता है। यहीं पर अब क्रिटिसिज्म भी आता है। क्रिटिसिज्म ये आता है कि क्या इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं होता, उस संगठन का विकास नहीं होता? क्या ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है? ये प्रक्रिया उल्टी भी चल सकती है? इस तरीके से लिकर्ट की जब आप आलोचना कर देते हैं तो निष्कर्ष में फिर पहुंचेंगे कि लिकर्ट का ये कथन मानवीय संगठनों के बारे में बिल्कुल उचित है, किंतु वो कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में नाकाम रहे हैं। That this observation of Likert, this theory of Likert is right, but he has failed to answer few important questions. Whether there is no system 5 or any other further growth, development or evolution of the organization, or whether it can be a reverse formula. So if you write this question in this manner, discussing and describing about the Likert's theory, then it will be your complete answer. तो अगर आप इस तरीके से अपना उत्तर लिखेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी, सभी न्यायाधिकरण न्यायालय होते हैं किंतु सभी न्यायालय न्यायाधिकरण नहीं होते, ये व्याख्या कीजिए। तो ये जो आपका पेपर 1 है वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले पोर्शन से लिया गया, प्रशासनिक विधि। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हैं, प्रशासनिक विधि, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एविडाइसी की
उसमें क्या भूमिका, उनका क्या सिद्धांत, उनका क्या रोल है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उनका योगदान क्या रहा है, और फिर आप पढ़ते हैं ट्राइब्यूनल सिस्टम के बारे में। तो अब ये क्वेश्चन कहता है what all tribunals are courts but all courts are not tribunals, explain. So again you have to elaborate it in great detail. तो कैसे करेंगे आप, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या जब करेंगे तो पहले आप बताएंगे कि न्यायाधिकरण किसे कहते हैं। न्यायाधिकरण, यू विल हैव टू डिफाइन न्यायाधिकरण। पहले इनकी परिभाषा दीजिए ट्राइब्यूनल की। द ट्राइब्यूनल्स आर द कोर्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कोर्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये कार्यपालिका के न्यायालय होते हैं, कार्यपालिका के न्यायालय होते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, दैट इवन ऑफिसर्स फ्रॉम नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड आर अपॉइंटेड इन दीज ट्राइब्यूनल्स एज मेंबर। केस में गैर न्यायिक सेवाओं के अधिकारी भी बतौर सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। फिर जब पूरी ट्राइब्यूनल की आप परिभाषा दें तो उसमें कुछ ट्राइब्यूनल से एग्जाम्पल भी, तो उदाहरण भी आप कोट कर दें, जैसे कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। तो इस तरीके से आप 3-4 ट्राइब्यूनल्स के नाम दीजिए और फिर बताइए कि इनको सेमी जुडिशियल राइट्स होते हैं, सेमी जुडिशियल राइट्स होते हैं, या जिनको हम क्वासी जुडिशियल राइट, अर्ध न्यायिक अधिकार, अर्ध न्यायिक अधिकार कह सकते हैं। और अर्ध न्यायिक अधिकार का मतलब यह है कि ट्राइब्यूनल्स के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं, सिविल न्यायालय की भांति यह कार्य करते हैं। सिविल न्यायालय यानी कि इनको दंड देने का अधिकार नहीं है। दे कैन नॉट सेंटेंस एनीवन टू इम्प्रिजनमेंट, वो किसी को जेल नहीं भेज सकते। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि सभी न्यायाधिकरण न्यायालय होते हैं, किंतु सभी न्यायालय न्यायाधिकरण नहीं होते। इसी तरीके से आप इसकी व्याख्या करेंगे तो ये प्रश्न पूरा होगा। दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम कंप्लीट। ये भी हमारे क्लास नोट्स में बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई है कि कैसे 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B जोड़ा गया। और उस आर्टिकल 323A और 323B में पहले तो 323A में कहा गया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 323B में कहा गया कि दूसरे न्यायाधिकरण भी बनाए जा सकते हैं। ये सारा बहुत विस्तार से उल्लेख है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं। शास्त्रीय संगठन सिद्धांत आधुनिक संगठन सिद्धांतों के लिए आधार सृजित करता है, विश्लेषण कीजिए। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी फॉर्म्ड द बेडरॉक फॉर द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बताएं कि क्लासिकल थ्योरी किसे कहते हैं। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्लासिकल थ्योरी किसे कहते हैं, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत क्या है, तो हम उसको कहते हैं सीटीओ। सीटीओ यानी क्लासिकल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल थियरी ऑर्गेनाइजेशन, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत। तो पहले आप इसके बारे में बता दीजिए इस क्वेश्चन में कि क्लासिकल थियरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यानी कि इसमें आप लेंगे 3 इंपॉर्टेंट थिंकर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर। टेलर का
वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, उसके बाद आप लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी बाय हेनरी फेयोल, उनके बारे में बताएंगे। प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत, उनसे जुड़े हुए सिद्धांत जो कि हेनरी फेयोल ने दिए, और बाद में मूने, रीले जैसे तमाम दूसरे स्कॉलर्स ने उसको एक्सप्लेन किया और उसमें ऐड ऑन किया। ये भी क्लासिकल थ्योरी में ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी को, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत को आगे बढ़ाया। जैसा कि मैंने अपने क्लास नोट्स में तीनों का कंपैरिजन किया है और बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया है। और इसके बाद आप बात करेंगे आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी गिवन बाय मैक्स वेबर, आदर्श नौकरशाही सिद्धांत, आदर्श नौकरशाही सिद्धांत जो मैक्स वेबर ने। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी जब दिया तो उसमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, इसके बारे में बात की, यानी समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन के बारे में बात की। और उन्होंने बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसे हम वैज्ञानिक प्रबंधन कहेंगे, उसका आधार, उसकी परिभाषा उन्होंने दी। उसके बाद उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेजेस किया जा सकता है, सैलरीज कैसे दी जा सकती हैं, यानी कि वेतन और भत्तों को देने की व्यवस्था, पारिश्रमिक की व्यवस्था क्या होगी। फिर उन्होंने एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सुपरवाइजर और अ फोरमैन, इसके बारे में बात की कि एक फोरमैन या पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण, उसके अंदर गुण और लक्षण तत्व क्या होने चाहिए। तो आप इस तरह से टेलरवाद को जब आप विस्तार से बता देंगे, हेनरी फेयोल के आप सिद्धांतों को विस्तार से बता देंगे कि उन्होंने संगठन के 5 सिद्धांत दिए। उसके बाद जिसके प्रबंधन का फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय हेनरी फेयोल एंड 6 डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज, उन्होंने बताया कि संगठन की क्रियाओं को 6 भागों में बांटा जा सकता है। तो इस तरह से संगठन की क्रियाओं को जब आपने बांट दिया, हेनरी फेयोल के बारे में आपने बताया कि 5 प्रबंधन के सिद्धांत, 14 संगठन के सिद्धांत, 6 क्रिया विभाजन का सिद्धांत, और उसके बाद उन्होंने नियोजन का भी सिद्धांत दिया जिसमें यूनिटी, प्रिसिशन, इस सब की चर्चा की। तो ये सारे बात आप लिखेंगे। फिर आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी पर आएंगे। आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेबर ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी दिए, जिसमें उन्होंने कहा सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायरार्की, रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी, एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी, अनामिता का सिद्धांत, तटस्थता का सिद्धांत एवं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, इसकी व्याख्या कर देंगे। तो आप ये बताएंगे कि आज के संगठन के जो सिद्धांत हैं, आज वर्तमान में 21वीं शताब्दी के इस दौर में जब हम 2022 में हैं, तो कैसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी को और वेबेरियन थियरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषकर विकसित देशों में राज्य तथा नागरिक समाज के बीच अंतःक्रिया अब तक विस्तृत रूप से उपेक्षित रही है। परीक्षण कीजिए, एग्जामिन इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट and civil society has hitherto been largely neglected, especially in developing countries. Examine.
तो जब एग्जामिन शब्द आ जाए आपके क्वेश्चन में तो उसका मतलब ये है कि उसके गुण और दोष दोनों बताने हैं. You have to tell about the merits and demerits both, and therefore first this question is asked from comparative and development administration. जो तुलनात्मक विकास प्रशासन है वहां से लिया गया है. तो आप पहले तो इस क्वेश्चन में ये बताएंगे कि विकासशील देशों का अर्थ और अभिप्राय क्या है. What do we mean and understand by the term developing countries? जब आप डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे तो उसके बाद आप डेवलपिंग कंट्रीज के फीचर्स बताने के बाद विकासशील देश किसे कहेंगे उसकी परिभाषा, उसके आधार, उसके मानक, व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड स्टैंडर्ड्स, और फिर बताएंगे कि एनजीओ किसे कहते हैं, सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं. सिविल सोसाइटी में ही एनजीओ भी आ जाते हैं. नागरिक समाज, तो नागरिक समाज की परिभाषा देंगे. व्हाट आर सिविल सोसाइटीज? सिविल सोसाइटी में क्या है? सिविल सोसाइटी में आपको उसकी डेफिनेशन बतानी होगी. डेफिनेशन में आपको फिर से हमारे क्लास नोट्स पढ़ने पड़ेंगे कि अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको जो है सिविल सोसाइटी को अपने तरीके से डिफाइन किया है, जिसको अगर आसान शब्दों में हम आपको आज बताना चाहें तो कह सकते हैं कि ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस which come outside the umbrella of the government that constitute civil society. कि वह हर व्यक्ति, संगठन और संस्था जो सरकार की छतरी के बाहर है, जो सरकार से संबंधित नहीं है, वो नागरिक समाज है. Provided that it is related with any common cause or a good cause, not an unlawful activity. शर्त यह है कि वो एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए और विधिक रूप से सही कार्य करने के लिए हो, न कि गैर कानूनी कार्य करने के लिए या गैर विधिक कार्य करने के लिए. ऐसे संगठनों को हम नागरिक समाज कहेंगे, जिसमें कि हम उदाहरण देंगे एनजीओज का, जो कि सोसाइटी में एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनके लिए काम करते हैं. तो अब जब ये बता देंगे तो उसके बाद बताएंगे कि स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट क्या होता है, व्हाट इज अ स्टेट. फिर स्टेट और सिविल सोसाइटी का इंटरेक्शन क्या है, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, हाउ डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, एंड हाउ द ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी कैन फर्दर स्ट्रेंथन स्टेट, एंड हाउ द level of civil society, if it is enhanced, expanded and increased, then the state will become stronger and more developed. तो अगर किसी देश में नागरिक समाज मजबूत होता है तो राज्य सशक्त होता है. जितना ही अधिक कोई देश का नागरिक समाज विकसित, सशक्त और सक्रिय होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होता चला जाएगा. और इस तरह से आप इस उत्तर को पूर्ण करेंगे. यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन दिस मैनर. नाउ क्वेश्चन 2. प्रशासनिक राज्य एक ऐसी शक्ति का निर्माण है जो हमें नियमों के साथ बांधती है, जो कि विधायिका द्वारा नहीं बनाए गए. प्रशासनिक राज्य की संवैधानिकता तथा इसके भविष्य का विवेचन कीजिए. The administrative state is the creation of a power to bind us with rules that are not made by legislature. Discuss the constitutionality of the administrative state and its future. अब जब डिस्कस करने की बात होती है, यानी विवेचन करना है, तो उसमें भी गुण और दोष, अच्छा और बुरा, निगेटिव और पॉजिटिव, मेरिट एंड डिमेरिट, ये सारी चीजें आप आ जाएंगी. तो ये क्वेश्चन भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के चैप्टर से लिया गया है, प्रशासनिक विधि से लिया गया. तो पहले तो आप बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का मतलब क्या है. यानी कि ऐसा राज्य, अगर आसान भाषा में कहें तो ऐसा राज्य जहां पर ज्यादातर कानून बनाने का कार्य
प्रत्यायोजित विधायन के आधार पर हो रहा है, प्रशासन कानून बना रहा है, कार्यपालिका कानून बना रही है। So such a state which is functioning on the basis of delegated legislation, and because in delegated legislation it is the executive that makes law, not the legislature, because according to the separation of power, legislature is the competent authority to make law on any subject, but in administrative state it is the executive that makes law on any subject. There are positive and negative aspects both of attached to this. तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और इस तरह से आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ये आपको बता देंगे। प्रत्यायोजित विधायन के जो गुण और दोष हैं उसकी व्याख्या करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज द वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये शक्ति पृथकता के सिद्धांत का उल्लंघन है। सेकेंड, इट इज द एनक्रोचमेंट ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, ये विधायी कार्यों के सर्वोच्चता के सिद्धांत का उल्लंघन है। तीसरा के द लॉ मेकिंग बाय एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव और स्टेट is not so much discussed in the media, so people are not aware of it. तो उसके गुण और दोष पता नहीं चलते, उसके जो कमियां और कमजोरियां हैं वो नहीं पता चलती। ये क्लास नोट्स अगर आप हमारे पढ़ें तो बहुत विस्तार से इस पर मैंने चर्चा की है, उसमें से आप इसको अगर लेंगे तो अपना उत्तर इस तरीके से आगे लिखेंगे। रूपांतरकारी नेतृत्व के लिए, रूपांतरणकारी नेतृत्व के लिए उच्च कोटि के समन्वय, संप्रेषण तथा सहयोग की आवश्यकता होती है, व्याख्या कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। तो इसको भी हम पहले एक चार्ट से शुरू करें ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो अट्रैक्टिव हो, ज्यादा नंबर मिले। मैं हर बार कहता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जनरल स्टडीज में या जो भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर में जहां जहां संभव हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर पाना, टेबुलेशन कर पाना, पिक्चराइजेशन कर पाना, वेन डायग्राम बनाना, यानी जहां भी पॉसिबल हो चित्रण करें, रेखा चित्र बनाएं, तालिकाएं बनाएं, ये जरूर करना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में करना क्या है, पहले तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को डिफाइन करना है। ये भी क्लास नोट्स में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज अ टाइप्स ऑफ लीडरशिप, और टाइप्स ऑफ लीडरशिप में नेतृत्व के प्रकार में एक प्रकार है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो उसको पहले डिफाइन कर दीजिए, उसको परिभाषित करिए, और उसको परिभाषित करने के बाद आप बताइए कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या करता है कि अपने फॉलोअर्स के साथ कम्युनिकेशन करता है, संचार। उस संचार से जो फॉलोअर्स हैं वो मोटिवेशन पाते हैं, अभिप्रेरणा जागृत होती है, और उस अभिप्रेरणा से जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो अपना टारगेट, अपना लक्ष्य पूरा कर पाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड टारगेट, हाउ इट इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, और यही इस क्वेश्चन की डिमांड है जिसमें पूछा गया है दैट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, प्रयत्नों की समकालिकता को समन्वयन कहते हैं, जिससे कार्यों का दोहराव ना हो, so as not to repeat the work, जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, so as to achieve the target. What is communication? संचार क्या है? Exchange of any idea, emotion or thought is called communication. किसी भी प्रकार के विचार, भावनाएं, तथ्य या सूचनाएं, इनका आदान प्रदान संचार होता है। तो इस तरह से इनके आप कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन को डिफाइन करके ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को
आप डिफाइन करके और इनका इंटरकनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया मानव संबंधवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि कामगार के लिए क्या महत्वपूर्ण है और जो उनके उत्पादकता स्तर को प्रभावित करता है हो सकता है सांगठनिक चार्ट नहीं है बल्कि अन्य कामगारों के साथ उनके संबंध हैं। क्या यह आज ज्यादा प्रासंगिक है? ह्यूमन relationists postulate that what is important to a worker and what influences her productivity level may not be the organizational chart but his or her association with other workers. Is it more relevant today? तो पहले तो आप बताइए कि एल्टन मेयो ने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जब दिया तो उसमें क्या खास बातें बताई। इसके लिए भी आपको ह्यूमन रिलेशंस थियरी के बारे में जानना पढ़ना पड़ेगा। क्लास नोट्स उसके लिए आप देख सकते हैं या आप एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर की किताब पढ़ सकते हैं जैसे कि प्रसाद एंड प्रसाद है। तो ह्यूमन रिलेशंस थियरी बाय एल्टन मेयो। एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत, तो उसके आप बेसिक फीचर्स बताइए। अब उसके बाद आप ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में ये तो पता चलता है कि क्या हमें पहले करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या क्या करना है, यानी स्टेप्स डिफाइन होते हैं, प्रोसीजर डिफाइन होता है, तरीका और प्रक्रिया तय होती है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन वर्कर्स के बीच बॉन्डिंग नहीं है, अगर उनके बीच कोऑपरेशन नहीं है, सेंस ऑफ कॉमरेडशिप नहीं है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस नहीं है, यानी अगर आपसी संबंध बेहतर नहीं है, सहभागिता का भाव नहीं है, सहयोग की इच्छा नहीं है, तो फिर आप किसी भी लक्ष्य और उद्देश्य को संगठन में प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए वर्तमान में ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे समाज में जो आज का दौर है जिसमें हम अत्यधिक व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, जहां पर हम समाज से कट रहे हैं, वी आर कटिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सोशल सेटअप, बिकमिंग मोर एंड मोर असोशल, समाजेतर हो रहे हैं। और एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म के कारण हमारा जो माइंडसेट, थॉट प्रोसेस बदल रहा है, अत्यधिक उपभोक्तावाद के कारण जो हमारे सोचने समझने का तौर तरीका बदल रहा है। ऐसे में ह्यूमन रिलेशंस थियरी इस बात को बिल्कुल सही ढंग से कहती है कि किसी भी व्यक्ति की उत्पादकता, श्रमिक की उत्पादकता ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज नॉट इंक्रीज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बट विद द एसोसिएशन ऑफ अदर वर्कर्स। और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जिसमें कुछ आप एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्नार्ड उदासीनता के क्षेत्र को एक मानवीय दशा मानता है जो आधुनिक संगठनों में प्राधिकार संबंधों तथा सहयोग को चेतन करता है। परीक्षण की, तो परीक्षण करेंगे तो गुण दोष की व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। तो बर्नार्ड posits the zone of indifference as the human condition that animates authority, relationships and cooperation in modern organizations. Examine. So again it is the term examine used, so you have to write negative and positive, good and bad, merit and demerit about this particular question. तो पहले तो आप बताएंगे कि बर्नार्ड का जोन ऑफ इंडिफरेंस है क्या। पहले तो इसको इस क्वेश्चन में आप बर्नार्ड के जोन ऑफ इंडिफरेंस, उदासीनता का क्षेत्र, तो उदासीनता का क्षेत्र क्या है उसको आप डिफाइन करेंगे। यानी कि बर्नार्ड कहते हैं एनी वर्कर विल एक्सेप्ट एनी ऑर्डर इफ दैट ऑर्डर इज in the interest of the worker, 2 is in the interest of the organization, 3 is fully understood, and 4 the worker has capacity and capability to execute the order. Then it will fall in the category of zone of
इंडिफरेंस, उदासीनता का क्षेत्र, यानी कि कोई भी श्रमिक किसी आदेश को तभी स्वीकार करता है जब वह आदेश उस व्यक्ति के हित में हो, जब वह आदेश संगठन के हित में हो, जब वह आदेश भली भांति समझ लिया गया हो और उस आदेश को क्रियान्वित करने की क्षमता उस व्यक्ति के पास हो। तो इस तरीके से पहले आप इसको परिभाषित कर दीजिए, क्लास नोट्स में से पढ़िए इसको, और फिर इस क्वेश्चन को आप एग्जामिन करके यानी इसके गुण दोष बता करके कंप्लीट कर सकते हैं। नव लोक सेवा, लोक सेवा के बारे में क्या विशिष्ट, महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है का यशोगान करता है, विवेचन कीजिए, डिस्कस। न्यू पब्लिक सर्विस सेलिब्रेट्स व्हाट इज डिस्टिंक्टिव, इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल अबाउट पब्लिक सर्विस, डिस्कस। तो नव लोक सेवा क्या है, पहले तो इसको डिफाइन कर दीजिए, न्यू पब्लिक सर्विस। तो जिस तरीके से अब पब्लिक सर्विस का अप्रोच और मीनिंग चेंज हुआ है उसको हम न्यू पब्लिक सर्विस कह रहे हैं। नव लोक सेवा, जिसका मतलब यह है दैट अ पब्लिक सर्वेंट इज नॉट द मास्टर ऑफ द पीपल, रादर he is the service provider, facilitator and a connecting link between the state and the citizens. तो अब नए सोच, नए परिप्रेक्ष्य में जो सिविल सेवक है वो जनता का शासक या स्वामी नहीं है, बल्कि सेवा प्रदाता है, सुविधा प्रदाता है तथा राज्य और नागरिक के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य करता है। This is called new public service, which believes not in usurping more and more authority, rather empowering others. तो नई नव लोक सेवा में अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करने की भावना नहीं होती, बल्कि दूसरों के सशक्तिकरण का भाव होता है। इस तरीके से जब आप इस प्रश्न को बताएंगे तो आपका ये प्रश्न पूरा होगा। व्यूहरचनात्मक संप्रेषण को एक चुस्त प्रबंध प्रक्रिया होना चाहिए। सरकारी कार्रवाइयों के लिए व्यूहरचनात्मक संप्रेषण की संकल्पना का विवेचन कीजिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ought to be an agile management process. Discuss the conceptualization of strategic communication for the government action. So in this question, first you will have to define what is communication. तो पहले आपको क्या करना है, संचार क्या है ये बताना है, और उसके बाद ये बताना है कि व्यूहरचनात्मक या रणनीतिक संप्रेषण किसे कहते हैं, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बिना रोबस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हो नहीं सकता। एक चुस्त प्रबंधन, एक सक्रिय सशक्त प्रबंधन के बिना यह संभव नहीं है। और इसकी ही व्याख्या करते हुए जब आप इस प्रश्न को लिखेंगे तो आपका ये उत्तर पूरा होगा, यू विल कंप्लीट दिस आंसर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको किसी क्वेश्चन को समझना चाहिए, उसको लिखने की कोशिश करनी चाहिए। न कि मैं पूरे क्वेश्चन का आंसर यहां आपको डिक्टेट कराऊंगा, न कि मैं आपको पूरा प्रश्न का उत्तर लिखवाऊंगा, बल्कि सिर्फ उस प्रश्न को कैसे समझें और कैसे उत्तर लिखें इसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। आगे बढ़े। नेतृत्व को परिवर्तन के साथ व्यवहार करते देखा जाता है, जबकि प्रशासन को जटिलता के साथ मुकाबला करते। इस संदर्भ में संगठनों की सफलता के लिए नेतृत्व तथा प्रशासन की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। लीडरशिप इज सीन एज डीलिंग विद चेंज, whereas administration is viewed as coping with complexity. In this context, discuss the contextuality of leadership and administration for the success of organization. So again, it is a question which deals with multiple topics of paper 1. तो इस प्रश्न में प्रथम प्रश्न पत्र के
कई सारे अध्यायों से ले लिया गया है विषय को। तो पहले तो आपको लीडरशिप क्या है ये डिफाइन करना है, व्हाट इज लीडरशिप, नेतृत्व क्या है। और उसके बाद आपको बताना है कि प्रशासन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर आपको इन दोनों में क्या अंतर संबंध है, कैसे इसको जोड़ दें, हाउ टू लिंक विद एडमिनिस्ट्रेशन विद लीडरशिप, आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो इसके लिए भी आपको हमारे क्लास नोट्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि पहले आप लीडरशिप क्या है इसको समझेंगे, और पहला चैप्टर जब आप पढ़ते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच हमने जो डिफरेंस बताए हैं वो आप समझते हैं, तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। देन यू विल बी एबल टू अप्रोच एंड राइट दिस क्वेश्चन। नियामकीय शासन संरचनाएं विश्व समाज की आवश्यक निर्माण खंड बन चुकी हैं। आशाओं और मांगों की संपूर्ति में इनकी क्षमता और प्रभाव का विवेचन कीजिए। रेगुलेटरी गवर्नेंस frameworks have become essential building blocks of world society. Discuss their potential and impact in fulfilling the hopes and demands. तो आप याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं, जिनको हम IRCs कहते हैं, जिनकी शुरुआत USA से हुई थी। अमेरिका में IRCs यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस बने, स्वतंत्र नियामकीय आयोग, और ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग के आधार पर भारत में भी पहली बार टेनेसी रिवर वैली कॉरपोरेशन के आधार पर दामोदर रिवर वैली कॉरपोरेशन TVC के बाद DVC बनाई गई। और आज जब हम देखते हैं तो पहले तो IRCs क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज क्या है, इनको डिफाइन करेंगे, विस्तार से समझाएंगे। उसके बाद इनकी जेनेसिस क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनको आइलैंड्स ऑफ ऑटोनॉमी क्यों कहा जाता है, स्वायत्तता के द्वीप, व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्म्स ऑफ द कांग्रेस, इन्हें कांग्रेस की भुजाएं क्यों कहते हैं, Why they are termed as headless branch of the government, इन्हें सरकार की शीर्षहीन संस्था क्यों कहते हैं। जब आप इसको समझा देंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आज दुनिया भर के देशों में, विश्व के हर समाज में ये रेगुलेटरी बॉडीज कितनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। भारत में ऐसे ही कुछ संस्थानों के उदाहरण देकर के आप इसको, अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, अपने क्वेश्चन को। जैसे कि ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो दूर संचार क्षेत्र के लिए है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए। इसी तरीके से सेबी है, जो कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में रेगुलेटरी बॉडीज का न सिर्फ फ्यूचर बल्कि उनका स्कोप भी बढ़ेगा, भविष्य भी बेहतर होगा और उनका विस्तार भी ज्यादा होगा। सामाजिक अंकेक्षण केवल धन की बचत नहीं है, यह शासन पर सकारात्मक प्रभाव सुदृढ़ करता है। टिप्पणी कीजिए। सोशल ऑडिटिंग इज नॉट जस्ट सेविंग द मनी, इट क्रिएट्स पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस। कमेंट। तो इसमें भी पहले आपको सोशल ऑडिट क्या है इसको डिफाइन करना। व्हाट इज सोशल ऑडिट, सामाजिक लेखा परीक्षण किसे कहते हैं, और फिर आपको बताना है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर ऑडिट। ये कैसे जो नियमित और सामान्य लेखा परीक्षण है उससे अलग होता है। उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में आप कंपेयर करेंगे सोशल ऑडिट का और रेगुलर ऑडिट का, यानी सामाजिक लेखा परीक्षण का और नियमित लेखा परीक्षण का, नियमित या सामान्य लेखा परीक्षण। ये मैंने आपको क्लास में बहुत विस्तार से इनके बीच अंतर क्या है ये समझाया। तो जैसे आप इनके डिफरेंसेस को आप टैबुलेट कर देंगे, लिख देंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि सोशल ऑडिट से सिर्फ पैसे की बचत नहीं होती बल्कि
इसका कार्य प्रदर्शन पर असर होता है, इसके रिजल्ट्स और परिणाम बेहतर होते हैं, परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स बेहतर निकल के आते हैं, एंड इट्स इम्पैक्ट इज मोर फार रीचिंग इन सोसाइटी देन द रेगुलर ऑडिट। और समाज में इसका प्रभाव नियमित लेखा परीक्षण की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और दूरगामी होता है। फिर कुछ इसकी केस स्टडीज आप इसमें लिख सकते हैं और उस केस स्टडीज को लिख करके आप अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। विकास प्रशासन विकासशील देशों द्वारा ग्रहण किए गए नवीन कार्यों को अपनाता है, व्याख्या कीजिए। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एम्ब्रेसेस the array of new functions assumed by the developing countries, explain। तो फिर जो कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट है पेपर 1 में, उससे ये सवाल है। तो उसमें आपको पहले तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसको बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है, विकास प्रशासन किसे कहते हैं, और फिर विकासशील देश क्या हैं इनको समझाना है, डेवलपिंग कंट्रीज। अब चूंकि ये रेगुलर क्लास नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं यूपीएससी मेन एग्जाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में, उनको कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है अपना आंसर, उसके लिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में संक्षेप में ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाए। अदरवाइज आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस या क्लास नोट्स से ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं, और इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब पेपर 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो है पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी में नीतिगत मूल्यांकन सुदृढ़ लोक शासन में आधारभूत योगदान देता है, विवेचना कीजिए। Policy evaluation contributes fundamentally to sound public governance, discuss। So you will write about 3 stages of public policy। तो पब्लिक पॉलिसी के आप 3 चरणों के बारे में बताएंगे। लोक नीति, शॉर्ट वीडियो बनाना है, ज्यादा लंबा नहीं, ताकि आप सिर्फ, क्योंकि अगर आपने मेन एग्जाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आपने बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, तो इन चीज़ों को आप पहले से जानते होंगे। सिर्फ दिक्कत ये आ सकती है कि किसी क्वेश्चन को हमें आंसर करते वक्त कैसे अप्रोच करना चाहिए, और इसलिए आपका ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, और आप इस मेन एग्जाम में अगर आपने ऑप्शनल पेपर रखा और इस तरीके से अपना आंसर लिखा है तो आप बेहतर नंबर पा सकते हैं, अधिक मार्क्स ले सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप आगे भविष्य में मुख्य परीक्षा देने की सोचते हैं या आप उस स्तर तक पहुंचते हैं, उस लेवल पर पहुंचते हैं, और आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को एक बार सीरियसली पहले से पढ़ रखा है, तो आप इन आंसर्स को बेहतर ढंग से कैसे लिखें ये समझाने की कोशिश है। तो पब्लिक पॉलिसी की 3 स्टेजेस में फॉर्मुलेशन of public policy, then implementation of public policy, and the third is evaluation of public policy। ये 3 चीजें हैं, नीति का निर्माण, नीति का क्रियान्वयन और नीति का मूल्यांकन। तो जब आप 3rd स्टेज पर पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि हाउ इवैल्यूएशन इज डन, तो उसमें काका बोर्डसे का मॉडल है और उसमें कुछ नए थियरीज और नए कंट्रीब्यूटर्स आए हैं जिन्होंने बताया है कि पब्लिक पॉलिसी का इवैल्यूएशन कैसे होता है। उसको जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो पब्लिक गवर्नेंस कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेबर की नौकरशाही निर्मित ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने में एक महान स्वानुभविक उद्देश्य के रूप में सेवा दी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए।
Weber's construct of bureaucracy has served a great heuristic purpose in furthering research in the field of comparative public administration. Do you agree with the statement? Give reasons. अब ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही संकल्पनात्मक या अवधारणात्मक प्रश्न है, जिसमें कि आपकी इमेजिनेटिव पावर, थिंकिंग पावर, एनालिटिकल पावर, इसको यूपीएससी जांचना चाह रहा है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को कितना थिंकिंग माइंड से एनालाइज कर पाते हैं, रीजनेबल तरीके से सोच पाते हैं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी अच्छी है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी बेहतर है। और इसलिए पहले तो आप इसमें जो वेबर ने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी का कंस्ट्रक्ट दिया है उसको बताएं, और फिर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीपीए की शुरुआत जब से हुई 1950s में, उसके बाद ये रिग्स लगभग 10 साल कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप सीएजी के चेयरपर्सन रहे, तो कैसे उन्होंने वेबर्स के इस कंस्ट्रक्ट को, वेबर के इस आइडियल टाइप को अपने सीपीए मॉडल में जोड़ा। फिर दूसरे स्कॉलर्स ने, जिसमें कि जेएस मिल्स हैं, एफएम मार्क्स हैं, उन्होंने क्या कहा। जब इन चीजों को आप लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। मानक वे आधार हैं जो विनियमों का स्थान तो नहीं लेते किंतु उनके पूरक हैं। टिप्पणी कीजिए। स्टैंडर्ड्स आर द फाउंडेशन विच डू नॉट रिप्लेस रेगुलेशंस बट कॉम्प्लीमेंट देम कॉमन। तो पहले तो स्टैंडर्ड्स या मानक किसे कहते हैं तो आप उनको बताएं, आप डिफाइन करें स्टैंडर्ड्स या मानक क्या हैं, उनकी परिभाषा दें, फिर बताएं कि ये दो तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल स्टैंडर्ड्स एंड नॉन टेंजिबल स्टैंडर्ड्स। स्पर्शनीय मानक और अस्पर्शनीय मानक। और उसके बाद टेंजिबल स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से आ जाएंगे, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, रूल्स रेगुलेशन बेस्ड इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स, गोल इटसेल्फ एज अ स्टैंडर्ड। और नॉन टेंजिबल स्टैंडर्ड्स में जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। टेंजिबल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, वो स्टैंडर्ड्स जिनको आप नाप सकते, ऊंचाई क्या है, चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, तो पूंजीगत मानक, भौतिक मानक, संस्थागत मानक। लेकिन नॉन टेंजिबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, नॉन टेंजिबल स्टैंडर्ड्स जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनको आप नाप नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, वैल्यू सिस्टम, लॉयल्टी। तो ये सारी चीजें नॉन टेंजिबल हैं। तो इनको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको ये स्टैंडर्ड्स रिप्लेस नहीं करते, लेकिन उनको और स्ट्रेंथन करते हैं, उनको और सशक्त बनाते हैं। इस तरीके से आपका ये प्रश्न पूरा होगा। परिणामोन्मुखी बजटिंग निष्पादन बजटन की कमजोरियों का समाधान करता है। विस्तार कीजिए। आउटकम बजटिंग एड्रेसेस द वीकनेसेस ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। एलैबोरेट। तो अब जब आप पेपर 1 के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप बजट पढ़ते हैं तो बजट क्या होता है और टाइप्स ऑफ बजटिंग जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, पीपीडीएस, परफॉर्मेंस बजटिंग, उस तरह से फिर जीरो बेस्ड बजटिंग, मिशन ड्रिवन बजटिंग, जेंडर बजटिंग, ग्रीन बजटिंग, और उसी में एक आता है आउटकम बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है पहले तो आपको ये बताना है, उसके बाद आउटकम बजटिंग क्या है आपको ये बताना है। और जब आप दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे कि परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है और आउटकम बजटिंग क्या है, तो दोनों के बीच के अंतर आप समझ जाएंगे। और उसी अंतर को जब आउटकम बजटिंग लागू कर देता है
तो परफॉर्मेंस बजटिंग की जो वीकनेसेस हैं वो दूर हो जाती हैं। यानी आमतौर पर जो परफॉर्मेंस बजटिंग होती है उसमें केवल इनपुट इस टू आउटपुट देखा जाता है, लेकिन जो आउटकम बजटिंग है इसमें रिजल्ट और इम्पैक्ट देखा जाता है, प्रभाव और परिणाम क्या रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करें कि सरकार ने नेशनल लिटरेसी मिशन के लिए कहा कि हम 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे एक साल में, 1 फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हम 50 स्कूल्स बनवाएंगे, 500 टीचर्स अपॉइंट करेंगे, शिक्षकों की भर्ती करेंगे और 50,000 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट करेंगे, छात्रों को ले आएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस बजटिंग होगी तो हम साल के आखिर में देखेंगे क्या 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए? हाँ, हो गए। क्या 50 स्कूल्स बने? हाँ, बने। क्या 500 टीचर्स अपॉइंट हुए? हाँ, हुए। क्या 50,000 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ? हुआ। लेकिन अब परफॉर्मेंस बजटिंग के हिसाब से जितना इनपुट देना चाहिए था उतना आउटपुट मिल गया, लेकिन रिजल्ट और इंपैक्ट, क्या लिटरेसी रेट बढ़ी? क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ी? क्या साक्षरता की दर बढ़ी? क्या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी? क्या एनरोलमेंट के बाद स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट कम हुआ? क्या स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ा? ये आउटकम बजटिंग का प्रोसेस होता है और इसलिए आउटकम बजटिंग रिजल्ट और इंपैक्ट पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विवर्तन की प्रक्रिया जितनी अधिक बहिर्जात होती है, इसकी प्रिज्मीय अवस्था उतनी ही औपचारिक और विजातीय होती है। जितनी अधिक अंतर्जात होती है, उसकी प्रिज्मीय अवस्था उतनी ही कम औपचारिक और कम विजातीय होती है। रिग्स की इस परिकल्पना का परीक्षण कीजिए। The more exogenetic the process of diffraction, the more formalistic and heterogeneous its prismatic phase. The more endogenetic, the less formalistic and heterogeneous. Examine this hypothesis of Riggs. तो अब इस क्वेश्चन में फिर आपको कंपैरेटिव और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट पर आना होगा। तुलनात्मक और विकास प्रशासन का जो आपका अध्याय पाठ्यक्रम में दिया है उसको पढ़ना है और उसमें आप फ्रेडरिक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है वो पढ़ेंगे। वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आप बताएंगे कि रिग्स ने साला प्रिज्मेटिक मॉडल दिया। साला प्रिज्मेटिक मॉडल, साला प्रिज्मेटिक मॉडल दिया। अब साला प्रिज्मेटिक प्रतिमान क्या है ये बताएंगे। फिर उसमें उन्होंने 3 तरह के देशों का कंपैरेटिव स्टडी किया, जिसको उन्होंने एग्रेरिया सोसाइटी कहा, एग्रेरिया, दूसरे को ट्रांजिशिया कहा, तीसरे को इंडस्ट्रिया कहा। फिर एग्रेरिया के फीचर्स इनको एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांजिशिया के फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे और इंडस्ट्रिया के फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। जब आप ट्रांजिशिया के फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो फिर उसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आएंगे, उसमें फॉर्मलिज्म आएगा, ओवरलैपिंग आएगा, हेटेरोजेनिटी आएगी, पॉलीनॉर्मेटिविज्म आएगा, पॉलीकम्युनलिज्म आएगा। ये सारी चीजों को जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो हाइपोथेसिस में कैसे फिर रिग्स ने एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी की कल्पना की। प्रिज्म में एक सोसाइटी किस तरीके से 3 स्टेजेस से गुजरती है। एक जिसे हम डिफ्रैक्टेड कहते हैं, और दूसरी जिसे हम
फ्यूज्ड कहते हैं। तो विवर्तन क्या है इसको फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जब आप हेट्रोजेनिटी और फॉर्मेलिस्टिक हेट्रोजेनस सोसाइटी के बारे में आप बताएंगे, फॉर्मेलिस्टिक हेट्रोजेनस सोसाइटी क्या है, ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे एक्सोजेनस फोर्सेस यानी कि बाहरी शक्तियां और कैसे एंडोजेनस फोर्सेस यानी कि आंतरिक शक्तियां बदलाव लाती। ये पूरा आपको सारा प्रिज्मेटिक मॉडल और उसमें डिफ्रैक्शन, इसके बारे में जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ये लिखना होगा। जिस पर्यावरण और पारिस्थितिकी दशाओं में सरकार कार्य करती है, वह इसके मानव संसाधन विकास व्यवहारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। परीक्षण कीजिए। The environment and situational conditions under which the government operates have an important bearing on its human resource development practices examined. तो अब ये क्वेश्चन भी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की समझ को परखने के लिए पूछा गया है। तो आपको पहले तो बताना होगा कि सरकार किस एनवायरनमेंट और किस सिचुएशन के तहत काम करती है, उसके ऊपर क्या क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं और किस तरह से गवर्नमेंट उन प्रेशर्स के तहत खास तौर से हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया में काम करती है, और कैसे ह्यूमन रिसोर्सेस को अगर बेहतर बनाया जाए, मानव संसाधन को बेहतर बनाया जाए, जो कि देश का सबसे बड़ा एसेट होते हैं, जो देश के लिए सबसे बड़ी संपदा है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आपको इंपॉर्टेंस बताते हुए इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। लिंडब्लॉम तार्किक निर्णयन को एक अप्राप्य लक्ष्य मानता है। इस कथन के आलोक में नीति असफलताओं से बचने के लिए उपाय सुझाइए। लिंडब्लॉम regarded rational decision making as an unattainable goal. In the light of the statement, suggest measures to avoid policy failure. तो अब डिसीजन मेकिंग क्या है, निर्णयन किसे कहते हैं, selection of the alternative in any particular situation is called a decision. तो उसकी आप पहले परिभाषा बताएं कि निर्णयन कहते किसे हैं। उसके बाद हर्बर्ट साइमन का जो रोल है ये उल्लेख करते हुए लिंडब्लॉम ने क्या कहा अपने इंक्रीमेंटल मॉडल में, जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। वॉशिंगटन आम सहमति के परिणाम संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था के लिए इष्टतम से दूर थे। इस पृष्ठभूमि में उत्तर वॉशिंगटन आम सहमति की ओर दिशा में परिवर्तन का विवेचन की। The results of Washington Consensus were far from optimal for transitional economies. In the background, discuss the change of direction towards post-Washington Consensus. तो Washington Consensus कहते किसे हैं, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ये कब हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में किया गया, और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह की दुनिया थी, जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरीके की कंडीशंस पैदा हुई, तो वॉशिंगटन कंसेंसस के तहत वर्ल्ड बैंक, WTO और IMF जैसे संगठन बने। जब वर्ल्ड बैंक, WTO और IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन बने तो उन्होंने दुनिया पर क्या असर डाला, लेकिन फिर 1990s में कैसे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, सारी दुनिया में उदारीकरण ने क्या असर डाला। अब जो हालात दुनिया के हैं जिसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR हो चुका है, वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया है, जो पहले बाईपोलर था वो यूनिपोलर होने की जगह मल्टीपोलर हो गया। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारे देश उभर कर सामने आ गए, जिसकी वजह से आज WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक अब उस तरीके से काम करने में नाकाम हैं जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस में
सोचे गए थे। आज कोविड के बाद से सारी दुनिया प्रोटेक्शनिज्म और सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे में अब WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस करके नए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। और वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। उसी के बारे में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। एक सुदृढ़ बजटीय व्यवस्था वह है जो नागरिकों में विश्वास पैदा करती है कि सरकार उनके सरोकारों को सुनती है। बजटीय शासन के संदर्भ में इसका विस्तार कीजिए। A sound budgeting system is one which engenders trust among citizens that the government is listening to their concerns. Elaborate this in the context of budgetary governance. This is also a very good question from financial administration. तो जब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हम आपको पढ़ाते हैं तो हम ये आपको बताते हैं कि बजट क्या होता है, बजट को कैसे बनाया जाता है, बजट बनाने की प्रक्रिया में कैसे एक्सपर्ट्स और कॉमनर्स दोनों ही लोगों से व्यूज और सजेशंस लिए जाते हैं। जब ऐसा होता है कि बजट बनाते वक्त सरकार अपने देश के सामान्य नागरिक और विशेषज्ञ दोनों लोगों से सलाह मशवरा, इनपुट, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, सजेशन लेती है, तो जो बजट होता है वो कहीं अधिक रियलिस्टिक होता है, प्रैग्मेटिक होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, और इस तरह से जो बजटिंग गवर्नेंस है वो इंप्रूव कर जाती है। यही आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। निष्पादन समस्याएं विरले ही केवल प्रशिक्षण की कमी के कारण होती हैं और शायद ही कभी केवल प्रशिक्षण से निष्पादन में सुधार किया जा सकता है। कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आर रेयरली कॉज्ड सिंपली बाय लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड रेयरली कैन परफॉर्मेंस बी इंप्रूव्ड बाय ट्रेनिंग अलोन। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। अब चूंकि क्रिटिकली एनालाइज पूछा गया है तो हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताना है। ये जो आपके पेपर 1 का सिलेबस है उसके पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेनिंग पार्ट से यह क्वेश्चन लिया गया है। इसलिए आपको प्रशिक्षण का जो कार्मिक प्रशासन वाला अध्याय है उसको बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। जब आप ट्रेनिंग पढ़ेंगे तो पहले आप इसमें बताएंगे कि कैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाती और कैसे अगर हम किसी आदमी को बेहतर ट्रेनिंग और स्किल सेट्स दें तो उसकी परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अकेले केवल ट्रेनिंग से ही ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेनिंग से आप केवल उसको नॉलेज और स्किल सेट दे सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए केवल नॉलेज और स्किल सेट नहीं चाहिए, एटीट्यूड भी चाहिए, एप्टीट्यूड भी चाहिए, विलिंगनेस भी चाहिए, एबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स की भी जरूरत होती है, इनिशिएटिव की भी जरूरत होती है, लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत होती है, टीम वर्क की जरूरत होती है। जब ये सारी चीजें मिल करके एक साथ आती हैं तब किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और इसलिए ये सही है कि परफॉर्मेंस के बिना केवल ट्रेनिंग के आधार पर आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी तो है, लेकिन इसके साथ साथ इन सारी चीजों की जरूरत भी है जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। अंकेक्षण कार्य को सदैव सरकारी वित्तीय प्रबंध के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। सरकारी क्षेत्र के निष्पादन उन्नयन में आंतरिक अंकेक्षण के महत्व का विवेचन कीजिए। The audit function has always been viewed as an integral part of government financial management. Discuss the significance of internal audit in improving the performance of the government sector. तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेन एग्जाम ऑप्शनल पेपर के सिलेबस में जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अकाउंट्स एंड ऑडिट है। तो आपको पहले तो जो टॉपिक पर पहुंचकर अकाउंट्स और ऑडिट वाला जब यूनिट के हिस्से को पढ़ेंगे तो ऑडिट क्या है इसको पहले डिफाइन करें। व्हाट इज एन ऑडिट? दैट सिस्टमैटिक लीगल and periodical examination of accounts is called audit. अब ये तय है कि it is a part of financial management. So the discuss the significance of internal audit. अभी जो ऑडिट CAG की टीम करती है जिसके ऑडिटर्स भारत सरकार और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स में जाकर के चेक करते हैं एनुअली, साल में एक बार देखते हैं कि क्या ऑडिट के दौरान वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट करते हैं, इनकम ऑडिट करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑडिट करते हैं, ऑडिट ऑफ द प्रोप्राइटरी करते हैं, ऑडिट ऑफ द PSUs में कुछ खास तरीके से करते हैं, ऑडिट ऑफ गोडाउन और स्टॉक करते हैं। तो इतने सारे ऑडिट करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर CAG की ओर से जाते हैं। लेकिन विभाग सरकार के, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, खुद अपने से भी इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। जब वो ऐसा कर लेते हैं तो उनके फाइनेंशियल एनॉमलीज, फाइनेंशियल लूपहोल्स, फाइनेंशियल पिलफेरेजेस कम हो जाते हैं। तो वित्तीय दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताएं, वित्तीय कदाचार, इस पर नियंत्रण होता है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को पूरा करना है। अधिकांश सिविल सेवा शासन पद्धतियों में अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र नैतिकता को भ्रष्टाचार निरोधी प्रयासों के समान माना जाता है। इस पृष्ठभूमि में आचार संहिता की अपर्याप्तता का विवेचन कीजिए। Most civil service regimes still equate public sector ethics with anti-corruption efforts. Discuss the insufficiency of ethics code in this background. अब ये पेपर 1 में डायरेक्टली किसी चैप्टर यूनिट से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि GS के पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से लिया गया। लेकिन चूंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं और UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज में आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, तो कमीशन ये आपसे अपेक्षा करता है कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतना सीरियसली और गहराई से पढ़ा होगा कि आप पब्लिक सेक्टर एथिक्स क्या है ये जानते हैं। और अगर ये जानते हैं तो मैं भी यहाँ पर चूंकि क्लास लेने नहीं आया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन जो पूछा गया है UPSC में 2022 के मेन एग्जाम में, उनको कैसे अप्रोच करना है ये बताने के लिए आया हूँ। और कम से कम समय में ये काम हो पाए ताकि आप ज़्यादा टाइम अपने आंसर राइटिंग में लगाएं और ये आंसर्स आप लिख करके मुझे मेल कर सकते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट पर जाकर के आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनके व्हाट्सएप एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो हम इवैल्यूएट करके आपको बता सकते हैं कि आपने अपनी आंसर राइटिंग में कहाँ इम्प्रूव किया है, कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और बेहतर ढंग से इस विषय को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। रेगुलर क्लास करेंगे, वो चाहे ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जो क्लास नोट्स होता है, जो क्लास में डिस्कशंस होते हैं और जो पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर्स हम साथ में क्लास में कराते हुए चलते हैं, और उसके आधार पर जो आप आगे आने वाली परीक्षाओं में बेहतर आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर आंसर राइटिंग सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में आपसे जो काम कराया जाता है
इस तरीके के क्वेश्चंस को लिखने में आपको ज़्यादा समझ, सहूलियत और बेहतर लिखने में सफलता मिलती है। तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। लोक नीतियों की असफलता को प्रायः क्रियान्वयन की समस्या पर आरोपित करते हैं, जबकि क्रियान्वयक नीति प्रारूप पर प्रश्न करते हैं। इस प्रतिवाद का विवेचन कीजिए। फेल्योर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज हैज ऑफ्टन बीन एट्रीब्यूटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, while implementers question the policy design, discuss the contestation. Again, it is a question from the chapter of public policy. लोक नीति के अध्याय से ये प्रश्न बनाया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया पब्लिक पॉलिसी में फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर आते हैं तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ज्यादातर पब्लिक पॉलिसीज अप टू द मार्क या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या जो यील्ड देना चाहिए, जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए, वहां से वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। ये पॉलिसी फेल्योर क्यों हो जाता है, नीतिगत असफलताएं क्यों होती हैं, इस पर अगर आप हमारा क्लास नोट्स पढ़ेंगे या क्लास अटेंड करेंगे तो आपको बेहतर आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक अनुरोध कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद से या कहीं और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में तैयारी कर ली है, पढ़ ली है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज और अभ्यास प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम मेंस की आंसर राइटिंग और उसका एक्सप्लेनेशन, डाउट सेशन, डाउट क्लियरेंस क्लासेस ये कराते हैं। या फिर आप हमारे रेगुलर क्लास नोट्स ले सकते हैं, उनकी फोटोकॉपीज या पीडीएफ ले सकते हैं, या आप ऑफलाइन या ऑनलाइन रेगुलर क्लास में एनरोलमेंट ले सकते हैं, जिसमें हम 6 महीने में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर्स पूरा सिलेबस के साथ कंप्लीट करते हैं। और मंडे टू थर्सडे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की क्लासेस करते हैं। फ्राइडे को हम जो पढ़ा चुके हैं मंडे टू थर्सडे तक, उस पर डिस्कशन और आंसर राइटिंग सेशन करते हैं। और सैटरडे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेटेस्ट करंट डेवलपमेंट्स हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। इस तरीके से आपके पास 3 विकल्प हैं। आप हमारा रेगुलर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्लास नोट्स ले सकते हैं, या आप हमारे इंस्टीट्यूट का अभ्यास प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग कराई जाती है और क्लास में ऑनलाइन और ऑफलाइन उसका डाउट क्लियरेंस और डिस्कशन सेशन भी होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस।